रहे। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर-ओ-सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर-ओ-सुखन ने इस बार एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जिसने बहुत बचपन से उर्दू शेर व अदब की खिदमत को अंजाम दिया। जी हाँ, ये नाम है खलील उर रहमान आज़मी साहब का। आज के इस एपिसोड में हम खलील उर रहमान आज़मी की हयात व खिदमत पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। खलील उर रहमान आज़मी की पैदाइश 9 अगस्त 1927 में आज़मगढ़ में हुई। उनकी वालदा मामूली पढ़ी लिखी थीं, लेकिन उनके वालिद जय्यद आलिम थे। यही वजह है कि उनके घर का माहौल बहुत अदबी था और उन्होंने इस अदबी माहौल का खूब फ़ायदा उठाया। बहुत बचपन से पढ़ने लिखने की आदत थी, मुताले का बहुत शौक़ था। बैक वक्त कई किताबें उनके ज़ेरे मुताला रहती थीं। यही वजह है कि उनकी शख्सियत की कई जहतें हैं। वो शायर भी हैं और तनकीद निगार भी हैं और मुहक्किक भी। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। प्रोफेसर खलील रहमान आज़मी का ताल्लुक़ आज़मगढ़ से था, जिसे आज़मी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उससे मालूम ही हो जाता है। एक बहुत ही मशहूर मकाम सीधा सुल्तानपुर आज़मगढ़ में है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई और एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इल्मी घराने में, मजहबी घराने में उनकी परवरिश हुई और एक अरसे तक वहाँ यानी तकरीबन बचपन और बुलूगत के दौर तक वो वहाँ रहे। उसके बाद फिर वहाँ से निकलकर बाहर आए, यानी आज़मगढ़ से निकलकर वो गालिबन दिल्ली गए। और वो ज़माना तरक्की पसंद दौर था, तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पर थी और वो अपनी तलाश माश में सरगर्दा थे। तो मैंने सुना है कि वो जामे मिल्लिया में भी रहे कुछ अरसे तक। उसके बाद फिर उनकी तालीम जब मुकम्मल हो गई तो फिर उनको अलीगढ़ में एक उस्ताद की हैसियत से उनको काम करने का मौका मिला। वहीं वो आखिरकार प्रोफेसर हुए उर्दू डिपार्टमेंट में। और मेरी ये खुशबख्ती है कि जब मैं वहाँ दाखिल हुआ तो सबसे ज़्यादा शफ़ीक़ उस्ताद की हैसियत से मेरा उनसे तारुफ़ हुआ और वो मेरे निगरां भी मुकर्रर हुए। पीएचडी मैंने उन्हीं के अंडर में की और उनके बारे में मैं अगर ये कहूँ कि वो हमारे अलीगढ़ में जो असातिज़ा थे उनमें सबसे ज़्यादा मोहतरम और गैर मामूली इल्म और नहायत ही शफ़ीक़ उस्ताद थे तो बिल्कुल सही होगा। इसलिए कि वहाँ जिस तरह के हालात थे और जिन ख़ुसूसियात से आम तौर से ये पेशा याद किया जाता रहा है, उसमें जिस तरह से इस्तेहसाल होता है तलबा का, वो उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो बहुत ही नरम खो, बहुत ही नेक और बहुत ही शरीफ़-उत-तबा इंसान थे और उन्होंने हमेशा अपने तालिब इल्मों की मदद की, गैर मामूली मदद की। मुझे तो आज जो मैं कुछ हूँ सब उन्हीं की बदौलत है। तो खलील साहब समझिए कि एक बहुत ही शायद ये वजह थी कि वह मजहबी माहौल में उनकी परवरिश हुई थी। फिर वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए थे अपनी सलाहियतों की बना पर। इसलिए उनके यहाँ जो इंसानियत का दर्द था वो गैर मामूली था। वो सभी के दुखों को, उन तकालीफ़ को और परेशानियों को और मसाइब को खूब अच्छी तरह समझते थे।
इसीलिए वो किसी का इस्तेहसाल करने के कायल नहीं थे। अक्सर मैं देखा कि वो लोगों की मदद करते थे और लोगों के दुख दर्द में शरीक रहते थे, और इसीलिए वो तमाम अपने अलीगढ़ में उनकी शोहरत इसी बाइस थी, उनके इल्म की वजह से, उनकी गैर मामूली सलाहियत की वजह से। तर्ज जीने का सिखाती है मुझे, तर्ज जीने का सिखाती है मुझे, तिश्नगी जहर पिलाती है मुझे। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है, और महजूज होते हैं। तर्ज जीने का सिखाती है मुझे, तर्ज जीने का सिखाती है मुझे, तर्ज जीने का सिखाती यूं तो मरने के लिए जहर सभी पीते हैं,
यूं तो मरने के लिए जहर सब ही पीते हैं, जिंदगी तेरे लिए जहर पिया है मैंने। नाजरीन, खलील उर रहमान आज़मी की शायरी या उनके कलाम का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मीर के करीब नज़र आते हैं, मीर से मुतासिर नज़र आते हैं और उनके कलाम के अंदर मीर का रंग नुमाया तौर पर नज़र आता है, क्योंकि उनके कलाम में नश्तरियत है, कर्ब है और मलाल है, जो कि मीर की शायरी का भी खासा रहा है। खलील उर रहमान आज़मी जहर के अंदर से अमृत निकालने का फ़न जानते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी शायरी के अंदर पिरोकर लोगों के सामने पेश करते हैं। खलील साहब एक आला पाए के नक्काद, एक बहुत अहम शायर, और शायरी में भी उन्होंने गज़लें भी बहुत उम्दा लिखी और नज़्म के भी बहुत अच्छे शायर थे। और उस ज़माने में जिस तरह शायरी हो रही थी और हमारे यहाँ जो शोरा थे उनमें उनकी हैसियत इम्तियाज़ी थी। मुनीर नियाज़ी, नासिर काज़मी, इब्न इंशा जो पाकिस्तान में उस वक्त बहुत मुमताज़ थे, हयात ज़िंदा थे, लिख रहे थे, वो सब लोग भी उनके साथ इनको आमतौर से यानी कंपेयर किया जाता था। खलील साहब को उन्हीं के रैंक का शायर समझा जाता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको कंपेयर करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन खलील साहब इन तीनों से अलग उनकी शनाख्त थी और उनसे कदरे मुमताज़ थे, इसलिए कि उनके यहाँ मैं समझता हूँ कि रोमांटिक एलिमेंट उतना नहीं है और इतना ज़्यादा जज्बातियत नहीं है जितनी नासिर काज़मी के यहाँ है। और इस लिहाज से मैं ये भी अगर कहूँ तो शायद सही होगा कि हमारे उनको अगर किसी से वो इंस्पायर्ड थे, किसी से उन्होंने तासुर लिया, जैसे कि आप सबसे सवाल भी करते हैं लोग कि किसी से कि भाई वो फलां साहब किससे मुतासिर थे, तो अपने अहद में तो अब कंटेम्परेरीज़ में तो किसी से मुतासिर मुझे नज़र नहीं आते और वैसे वो सबका ज़िक्र करते थे, लेकिन यह है कि मुझे उन पर ज़्यादा असर मीर तक़ी मीर का नज़र आता है। इसलिए नहीं कि उनके यहाँ एक हुज़्न व मलाल की कैफियत मिलती है, बल्कि उनके यहाँ जो सादगी है उनकी शायरी में, उनकी शायरी में एक तरह की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेचीदा उसलूब नहीं है, सकील नहीं है, फ़ारसी के अल्फाज इतने मौलक नहीं हैं, लेकिन यह है कि बस इसी हद तक। और गालिब का भी उन पर गैर मामूली असर है, वो भी एक वली अपने ज़माने के 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। तो गालिब के यहाँ जो ताक़ुल है, जो जज्बात से परे एक अक्ल को अपील करने की समझिए कितना उनका मैलान है, वो उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, मरगूब करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है खलील साहब को। तो ये कहना सही होगा कि खलील साहब बैकवर्ड मीर तक़ी मीर से भी मुतासिर हैं, उनको भी उनके यहाँ जो हुज़्न की कैफियत है, जो एक समझिए कि मेलांकली है, उससे भी वो बहुत अफेक्टेड हैं, और साथ ही साथ जो एक फ़िक्र की बुलूगत है और जो उनके यहाँ ताक़ुल की जो गहराई है मिर्ज़ा गालिब की शायरी में, वो हमें खलील साहब की शायरी में मिलती है। तुझसे बिछड़ के दिल की सदा कू बकू गई, तुझसे बिछड़ के दिल की सदा कू बकू गई, ले आज दर्द इश्क की भी आबरू गई। आइए नाजरीन, इस फ़लसफ़ाए इश्क को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। दर्द इश्क के भी
दरस व तदरीस की खिदमात अंजाम देते हुए उन्होंने सारी उम्र शायरी की और उनकी शायरी के 3 मजमूए मंजर आम पर आए। शायरी के अलावा क्योंकि खलील उर रहमान आज़मी तनकीद निगार भी थे, इसलिए उनकी तनकीद के 2 मजमूए मंजर आम पर आए और उन्हें बहुत से इनाम और एजाज़ से नवाजा गया। हमारे जो मशक़ी माख़ज़ हैं उनसे जो कुछ चीज़ें आई थी, हमारी रवायत का हिस्सा बनी थी, उनसे उनकी बड़ी गैर मामूली वाक़फ़ियत थी और उन पर इतना कम काम हुआ था, इतनी कम तवज्जो दी गई थी कि खलील साहब को बहुत रंज था। इसलिए कि अंग्रेज़ों ने यही तो किया। अहले मग़रिब ने जब यहाँ हुक्मरान थे तो उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने ये बताया कि यहाँ की जो रवायात हैं, यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं इल्मी अदबी, वो सब फ़रसूदा हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे उर्दू के हों, सब के सब कोई उनमें उनकी कदर व कीमत नहीं है। तो उन्होंने ये तासुर दिया कि आपके पास जो कुछ है सब बेकार है, उसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आप इस्तेफ़ादा कर सकें, जिससे कोई फ़ायदा उठाया जा सके। ये सब दकियानूसी बातें हैं, बेकार बातें हैं और उस पर लोगों ने यकीन भी कर लिया। ज़्यादातर लोग दस्तबरदार हो गए और ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी पढ़ने के चक्कर में और अंग्रेज़ी अदबियात और अंग्रेज़ी नावल और अंग्रेज़ी समझिए कि फ़िल्मों का इतना गलबा हुआ और अंग्रेज़ी जो है अदब पर इतनी ज़्यादा यूरोप जाने का इतना समझिए कि लोगों के अंदर शौक़ पैदा हुआ। सब बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी रवायत से एक तरह से बरगश्त, एक तरह से किनारा कश हो गए। तो खलील साहब इस बात को अच्छी तरह महसूस करते थे, जानते थे, लिहाजा उन्होंने यही उन्होंने फोकस उनका रहा कि हम अपनी रवायत को असर नौ समझिए उसकी तजदीद करें, उस पर जो काम नहीं हुआ उस पर हम काम करें और उससे लोगों को वाकिफ़ कराएं, ख़ुद वाकिफ़ हों पहले, उसके बाद अपने तलबा को और अपने समझिए कि क़ारीन को उस रवायत से जो बहुत ही समझिए काबिल क़दर है, जो बहुत ही कीमती और समझिए कि लायक़ एहतराम है, उससे लोगों को वाकिफ़ कराया जाए, बताया जाए कि हमारी ट्रेडिशंस क्या रही हैं अदबी और समझिए कि अदबी और वो जमालियाती। लिहाजा उन्होंने उस पहलू से काम किया और बहुत सारे मज़ामीन लिखे जो शाया भी हुए। तरक्की पसंद तहरीक पर तो उनकी किताब, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा उनकी बेटी ने किया, वो बहुत ही समझिए नायाब काम था, जो तहकीकी काम उन्होंने किया। कहूँ ये कैसे के जीने का हौसला देते, कहूँ ये कैसे के जीने का हौसला देते, मगर ये है कि मुझे गम कोई नया देते। आइए नाजरीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कहूँ ये कैसे कि जीने का हौसला देते, कहूँ ये कैसे
नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने खलील उर रहमान आज़मी साहब की हयात व खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पर सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। करदाता ध्यान दें, देर न